नज़र इस प्रोग्राम के जरिए रहती है। बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त या डेवलपमेंट्स पर भी प्रोग्राम के जरिए नजर रहेगी। आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जम्मू कश्मीर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल, किसानों का एहतजाज और दीगर कुछ मौज़ूआत भी, सियासी जलसे या अवाम से खिताब करने का सिलसिला आम इंतख़ाबात से पहले सियासी लीडरान या कायदीन का जारी है। इस मौजू पर भी आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वक्फे से जहां हमारी नशरियात जारी हैं, आप हमारे साथ रहेंगे। एक एक करके न सिर्फ मौज़ूआत देखें और सुनेंगे, बल्कि तज्ज़िया और तबसरा जब होता है तो अपनी आरा पेश करने का भरपूर मौका आपको फराहम किया जाएगा। तो आज भी इन सारी खबरों की तरफ जो मैंने आपके सामने गिनकर बताई, जाने से कबल तय फॉर्मेट के मुताबिक उन 5 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नज़र दौड़ाएंगे जो आज सुबह से सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। और टॉप 5 में सबसे पहले बात पाकिस्तान की होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत के लिए वोटिंग होने के बाद 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन नई हुकूमत कौन बनाएगा इस पर अब भी ऐसी सूरत हाल बनी है कि कोई कह रहा है कि मैं टॉप पे हूं, दूसरा कह रहा है मैं टॉप पे हूं, मेरे बिना हुकूमत नहीं बनेगी। लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर दीगर कई इलाकों तक एहतजाजी मुजाहिरे, पीटीआई कारकुनान और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये कयास आराइयाँ या चिमेगोइयाँ भी की जा रही हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर दोबारा से वही पीडीएम की हुकूमत बनेगी या नहीं। लेकिन वजारत उज़्मा की जो पोस्ट है या ओहदा वो किसके पास रहेगा, जिस पर मुस्लिम लीग नवाज जो खुद को बड़ी जमात तो करार दे रही है, लेकिन 75 सीटों के साथ साथ 54 से 55 सीटें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं। वो भी इस वक्त खुद को सर फहरिस्त मान रही है, इसलिए वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जहां पर जब हुकूमत कोई बनती है तो फेडरल गवर्नमेंट में उसको कोई बड़ा ओहदा ना मिले। लेकिन बाज़ मुबस्सरीन का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जमातों को मिलकर इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कायम करनी चाहिए और इमरान खान का जो रोल हो सकता है, चाहे वो जेल के अंदर हो, जिस तरीके से बगैर किसी अवामी रैली के, बगैर किसी तशहीर के उन्होंने बेहतर नताइज अपनी पार्टी के लिए लाए या आज़ाद उम्मीदवार जो उनकी तरफ से हिमायत याफ्ता थे उनके लिए लाए, वैसे वो एक हुकूमत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक अच्छा प्लान तरतीब दे सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक किसी भी तरीके से कोई हुकूमत नहीं बनने पर शायद अभी तक बात नहीं हो सकी है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इधर पीटीआई वर्कर्स जो एहतजाज कर रहे हैं मुबैना धांधली के खिलाफ, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है, कई लोग जख्मी तो हुए हैं, साथ साथ गिरफ्तारियों की भी इतलात हैं। दूसरी खबर दारुल हुकूमत नई दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कल यानी 13 फरवरी को किसानों के मार्च की कॉल के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली उत्तर प्रदेश के दरमियान तमाम सरहदों को एतवार से ही सील किया है। 11 मार्च तक पाबंदियां लगा दी हैं और दिल्ली पुलिस ने जो बयान जारी करके कहा है कि इस मुद्दत के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम जो सरहदी और शुमाली मशरकी इलाके हैं, अजला हैं, वहाँ पर भी दायरा अख्तियार में मुल्का इलाकों में आम लोगों के जमा होने पर पाबंदियां कल से ही लगा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश से मुजाहिरीन को दिल्ली लेकर जाने वाले जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलियाँ हैं, बसेज हैं, ट्रक हैं, तिजारती गाड़ियां हैं, निजी गाड़ियां हैं, घोड़े हैं और बाकी जो भी इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए हैं, उन सारी चीज़ों पर दिल्ली के अंदर दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं सरकारी तौर पर यानी पुलिस ने जो कंफर्मेशन की है, किसी भी शख्स को मुजाहिरा एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई असलहा लेकर आता है, तलवार लेकर आता है, त्रिशूल लेकर आता है, नेज़ा, लाठी, सलाख वगैरह लेकर कोई आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया गया है। ताज़ीरात हिंद 1860 की दफ़ा 188 के तहत सजाएं देने की भी बात कही गई है। और ख़बर है कि तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 144 सैंक्शन करने के साथ साथ इस इम्पोजिशन के साथ इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। तो इधर जो चंडीगढ़ पर भी चूंकि सबकी नज़रें हैं, मरकज़ी हुकूमत ने जो किसानों की कमेटी तश्कील दी है उस पर सबकी नज़रें हैं। जो हुकूमत के साथ हरियाणा में पहले मीटिंग करने की तैयारियां कर रही थी, अब चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग इस वक्त शुरू हो गई है। क्या उस मीटिंग से रास्ता साफ हो पाएगा या नहीं, एमएसपी और दीगर मामलात पर क्या हुकूमत यकीन दहानी कराने में कामयाब रहेगी या एतमाद बहाल करने में किसानों का, जिसके बाद ये सूरत हाल कम से कम बेहतर हो। बैरिकेडिंग हर जगह लगी है, किसान 2021-22 जैसा आंदोलन न कर सके, पहले से रोकने की कोशिशें हो रही हैं पुलिस हुकाम की जानिब से। तीसरी खबर बिहार से, सियासी सरगर्मियां इस वक्त चूंकि आप जानते हैं उरूज पर है, लेकिन बिहार असेंबली में
कुछ देर पहले फ्लोर टेस्ट जब हुआ, इसमें फैसला हो गया कि नीतीश कुमार की हुकूमत आगे चलेगी, कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। इसके लिए परेशानियां खड़ी होने वाली जरूर हो सकती हैं, लेकिन आज कम से कम वो फतेहयाब हुई है। 129 लोगों ने, या जो एमएलएज थे, उन्होंने वोट दिए। और इतना ही नहीं, जो आज आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के लीडर थे उद बहादुर चौधरी, उनको भी स्पीकर के ओहदे से हटा दिया गया, जिसके बाद नंबर गेम थोड़ा सा चेंज होता नजर आया है। 129 वोट हिमायत में पड़े कि नीतीश कुमार की हुकूमत या एनडीए की गवर्नमेंट बरकरार रहनी चाहिए, जबकि 112 वोटों की इतलात है कि बिहार असेंबली के अंदर जो कि तेजस्वी यादव की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, उनके हक में गए, जिसका मतलब है 100 से ज्यादा लीडरान ये भी चाहते थे कि नीतीश कुमार वज़ीर आला बरकरार ना रहे। बहरहाल इस वक्त जो अच्छी खबर एनडीए के लिए है कि हुकूमत फिलहाल बच गई है, लेकिन जो आज कसीदे पड़े गए, दोनों तरफ से हुसूलियाबियां गिनवाई गई, उस पर तेजस्वी यादव की मैच्योरिटी, उनके जहन या फिर जहानत के साथ साथ उनकी जो आज तकरीर थी, उन सारी चीज़ों पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे और उनकी तारीफ की जा रही है। चौथी खबर आपको बताएंगे, ये भी नई दिल्ली से, लेकिन इसका लेना देना जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा और साबिक एमएलसी शहनाज गनई, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। पिछले दिनों से ही पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के आईनी जो एसटी तरमीमी बिल था, इसकी मंजूरी के बाद उनने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया था और आज ऑफिशियली वो शामिल भी बीजेपी में हो गई। इंचार्ज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी तरुण चुग, मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर लीडरान जिनमें जफर इस्लाम भी मौजूद थे। नई दिल्ली में आज एक मुख्तसर तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पर पार्टी के दीगर वर्गों ने भी उनका इस्तकबाल किया। और साल 2020 में शहनाज गनई, जो कि डीडीसी इलेक्शन हार भी गई थी, लेकिन इस बीच आपको ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनकी एक तवील वाबस्तगी थी, जो 2019 जुलाई 6 को ख़त्म हुई थी और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लिया था, ताहम वो इस इलेक्शन में हार गई थी। उमर अब्दुल्ला के दौरे इक़्तिदार में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एमएलसी के तौर पर खिदमात अंजाम देती रहीं, लेकिन अब कहा कि बीजेपी में इसलिए आई, एक तो पहाड़ी रिजर्वेशन के लिए इजहार तशक्कुर किया, दूसरा हुकूमत की पॉलिसियों से वो बहुत हद तक मुतासिर हुई हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि उनका पॉलिटिकल करियर यहाँ से ज़रा मुख्तलिफ हो। पांचवी खबर, जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां और बढ़ने वाली हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। हज़ारों करोड़ रुपए के जो तरक्याती काम है, उनका इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा और जम्मू में एक रैली से भी खिताब करने की इतलात है। बीजेपी के जो ज़राए हैं, उनकी जानिब से तस्दीक की गई है। मौजूदा हुकूमत के आखिरी रोज़गार मेले में मरकजी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो एक रोज़गार फराहम करने का सिलसिला था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जारी रहा। 47 मकामात पर आज वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए। 1.8 लाख तकर्री के जो ख़त थे वो तकसीम किए गए और वज़ीर आज़म के दफ्तर या पीएमओ में जो मरकजी वज़ीर ममलिकत है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनने रोज़गार मेले को मुनज़्ज़म करने के हवाले से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम होने थे वहाँ पर ये जिम्मेदारियां दी गई थी। इधर मरकजी वज़ीर ममलिकत अश्विनी कुमार चौबे जम्मू में बीएसएफ हेडक्वार्टर पलोड़ा के अंदर मुलाजमतों की तकसीम के मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जबकि दीगर कई लीडरान, कुल मिलाकर 3 मरकजी वज़रा, जिनमें एक लद्दाख के अंदर भी आज जिम्मेदारी संभाले थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्च के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर दौरा होना था, वो अब फरवरी 20 को होने जा रहा है, जिसकी ज़्यादा तवक्कुआत है। इस दौरे से क्या कोई सौगात मिलेगी? और ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को या वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया ट्रेन जोड़ने का एक तरीकाकार है, उस पर बातचीत तो चल रही थी, लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए वज़ीर आज़म इस करोड़ों रुपए के मंसूबे को हरी झंडी भी दिखाएंगे, यानी इफ्तिताही तकरीबात का इनेकाद भी साथ साथ किया जाएगा। ये 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में जो आपके सामने हमने रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंडियन रेलवे ने इस महीने के दौरान एक और तोहफा देने के लिए मुसाफिरों को राहत पहुँचाने का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये बड़ा फैसला होगा। रेलवे हुकाम की जानिब से इकदाम उठाए गए हैं और जिला रियासी के कटरा, उधमपुर और जम्मू से अयोध्या तक 3 खुसूसी ट्रेनें चलाए जाने की जो है कंफर्मेशन कर दी गई है। और सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कटरा, उधमपुर और जम्मू से अयोध्या तक ये 3 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। उधमपुर से ट्रेन चलाने का सिलसिला 16 फरवरी को, जम्मू से 22 फरवरी को और कटरा से 27 फरवरी से ये खुसूसी ट्रेनों का सिलसिला शुरू होगा। उधमपुर अयोध्या, उधमपुर ट्रेन नंबर जो 04680 16 फरवरी को उधमपुर के लिए तकरीबन सुबह 10 बजे रवाना होगी। अयोध्या के लिए इसको रवाना किया जाएगा। इस बीच इसी तरीके से जम्मू अयोध्या, जम्मू खसूसी ट्रेन नंबर 04610 जम्मू से 20 फरवरी को 11:55 पर अयोध्या के लिए रवाना होगी, जबकि कटरा अयोध्या ट्रेन जो है जिसका नंबर 04606
ट्रेन नंबर बताया गया है 27 फरवरी को 10:25 पर अयोध्या का सफर करेंगी। तो ये जो आस्था ट्रेन जिसको नाम दिया गया था, एक बड़ी जिम्मेदारी थी कई लोगों पर कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी के अंदर राहत उन लोगों को जो अयोध्या इस बार जाना चाहते हैं। 22 तारीख के बाद जब से राम मंदिर खुला है तो उसके बाद से ये एक बार फिर फैसला लिया गया। इससे पहले भी ट्रेनें चली थी, लेकिन 1 से बढ़ाकर 3 करना ये वाकई में एक बड़ी राहत रेलवे हुकाम की जानिब से दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जरा पुलिस महकमे की भी करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर फेरबदल का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों एसएसपीज का तबादला किया गया था, लेकिन आज इतलात के मुताबिक 16 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए गए। महकमा दाखिला की जानिब से अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस अफसरान के तबादले इस बात की गवाही दे रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी आम इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर फेरबदल बताता है कि इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं। गुज़श्ता दिनों भी पुलिस सरबराहान के तबादले हुए थे, कई अफसरान को तब्दील किया गया था। और आज जो जानकारी है कि आईजीपी जम्मू जिनको एक नई जिम्मेदारी मिली है उनको आज प्रमोशन भी दी गई, यानी एडीजीपी के तौर पर उनकी खिदमात जारी रहेंगी। आईजीपी जम्मू जिनको एक आज आप कह सकते हैं कि जम्मू के अंदर इससे पहले करीब 3 माह बतौर आईजीपी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उनके लिए भी दरवाजे खोले गए और उनके भी ट्रांसफ़र की उनकी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन प्रमोशन ज़रूर उनकी की गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, ये जो 16 अफसरान तबादले जिनके हुए हैं इनमें ज़्यादा एसपीज़ या एडिशनल एसपीज़ हैं। आनंद जैन जो कि आईजीपी जम्मू हैं, उनको भी पोस्ट एडीजीपी बना दिया गया है। बतौर आईजीपी वो खिदमात अपनी जारी रखेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार जो आईजीपी सीआईडी जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है, और आईजीपी सीआईडी की चूँकि इससे पहले भी सरकार की जानिब से वाज़े तौर पर जब बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई थी तो पुलिस सरबराहान में सीआईडी के अंदर भी निचले लेवल पर या निचले दर्जे पर तब्दीलियाँ की गई थी। मगर आज जो तब्दीलियाँ की गई हैं, आनंद जैन और साथ साथ नीतीश कुमार जिनको जिम्मेदारियाँ मज़ीद मिली हैं, इसके अलावा जिन 16 पुलिस अफसरान की तैनाती अमल में लाई गई है या अलग अलग जगहों पर इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। अनायत अली चौधरी जो कि आईपीएस है, इनको एआईजी प्रोक्योरमेंट पुलिस हेडक्वार्टर में जिम्मेदारी दी गई है, और एक पोस्ट जो ओवरऑल रिजर्व रखी जाती है जो सैलरी वगैरह के मामलात हैं उसके लिए, वहाँ पर इनको जिम्मेदारी है। मास्टर पॉप्सी एडिशनल एसपी रियासी, उनको तब्दील कर दिया गया है। डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर उनको बनाया गया है IR 7th बटालियन के, जो खाली वैकेंसी थी वहाँ पर। चौधरी इफ्तिकार अहमद, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। एडिशनल एसपी पुलवामा बनाए गए हैं जहाँ पर एक ओहदा खाली था। इसके अलावा फिरोज़ अहमद कादरी डिप्टी CO 5वीं बटालियन के, इनको तब्दील किया गया है। SP PGWS कश्मीर इनको बनाया गया है। शौकत अहमद डार को यहाँ से हटाया गया है, उनको नई जगह जिम्मेदारी मिली है। प्रदीप कुमार डिप्टी CO IR 2nd बटालियन के, इनको SP SIA तैनात किया गया। यहाँ पर भी काफ़ी वक्त से ओहदा खाली पड़ा था। सुनील कुमार केसर, इनको SP PC डोडा बनाया गया है और यहाँ पर भी ओहदा खाली था। प्रितपाल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, खाली वैकेंसी थी। डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर IR 7th बटालियन जफर इकबाल नवाज को जिम्मेदारी दी गई है एडिशनल SP हंदवारा के तौर पर। बशीर अहमद जिनको पोस्ट किया गया है IR 21वीं बटालियन में, खाली वैकेंसी यहाँ पर भी थी। इफ्तिकार अहमद को जिम्मेदारी दी गई है, एडिशनल SP रियासी थे। मास्टर पॉप्सी को हटाकर वहाँ पर इनको जिम्मेदारी दी गई। पीरजादा एजाज अहमद चौथी बटालियन में थे, इनको भी खाली ओहदे पर फाइज किया गया है। इसके अलावा उमर इकबाल जिनको नई जिम्मेदारी मिली है 22वीं बटालियन में कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से, यहाँ पर भी खाली ओहदा था। और शिवाली कोतवाल जिनको डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर IR 14वीं बटालियन बनाया गया है। वजाहत हुसैन डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर IR 5th बटालियन, यहाँ पर भी खाली वैकेंसी थी। 2nd बटालियन में भी डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर का ओहदा खाली था, इसलिए यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद शफीक को माफ़ कीजिएगा, और रशीद यूनस एडिशनल SP अवंतीपुरा, इनको बनाया गया, यहाँ पर ओहदा खाली था। तो 16 SPs या जो एडिशनल SPs की जिम्मेदारियां थी, कुल मिलाकर 16 अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ हुई हैं, नई जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं। जबकि इसके अलावा जो आज सीनियर अफसरान की जिम्मेदारी जो महकमा दाखिला की जानिब से अहकामात सादिर किए गए या वजारत दाखिला के अहकामात के मुताबिक
आईजीपी जम्मू जोन को भी एडीजीपी का ग्रेड दिया गया है, लेकिन आईजीपी की हैसियत से काम करते रहेंगे। और नीतीश कुमार जिनको आईजीपी सीआईडी बनाया गया है। ये तो वो तबादले थे जम्मू कश्मीर के पुलिस महकमे के अंदर किए गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि यूटी के अंदर इंतखाबात से कबल मजीद शायद फेरबदल इस तरीके से हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात या अपडेट उस अफसोसनाक वाक़े पर जिसने आज हज़ारों लोगों को अजियत पहुंचाई। रामबन में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 हकीकी बहनों की मौत हो गई। दौरान शब घर के अंदर आग लगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर अहम शख्सियात की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। उखराल इलाका है। दौरान शब भयानक आतिशज़दगी की इस वारदात में 3 बहनों की मौत हो गई है और मकान को भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा पहुँचा है। जो हमारे नुमाइंदे के मुताबिक या जो हम तक तस्वीरें पहुँची हैं, उखड़ाल ताजनी हाल का इलाका, 3 सगी बहनें जो झुलस कर दर्दनाक मौत जिनकी हुई है। पुलिस ने भी इनकी तस्दीक की। तकरीबन 2 बजे के आसपास आग घर के अंदर भड़क उठी, इस तरह की इतलात हैं। 2 मंजिला मकान को इस आग ने लपेट में लिया और मकामी लोगों की जानिब से भी फौरी तौर पर बचाव कार्रवाइयाँ शुरू की गई। ताहम आग की इस भयानक वारदात में जो बेकाबू हुई, शुरुआती दौर में ही इन 3 बच्चियों को नुकसान पहुँचाया। घर भी पूरी तरीके से जल चुका था और इन लड़कियों की शनाख्त जो है वो उनके अहले खाना की जानिब से भी की गई है। 18 साल की बिस्मा बानो, 14 साल की साइका बानो और 11 साल की सानिया बानो। अब्दुल लतीफ़ लोन इनके वालिद का नाम बताया जाता है और ताजनी हाल धनमस पंचायत रामबन के अंदर यह अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। इधर रेड क्रॉस, ज़िला इंतज़ामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया या सूबाई सतह पर भी हुकाम अपनी जगह मुतहरिक ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन पूरे इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछी है। इन तीनों लड़कियों की जिनकी जान चली गई इस अफसोसनाक वाक़े में, इनकी आखिरी रसूमात अब से कुछ देर पहले बड़ी तादाद में लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए, वहाँ अदा कर दी गई। नम आंखों के साथ इनको सपुर्द लहद किया गया। इससे कबल गुलिस्तान नुमाइंदा आरिफ वहीद जो मौके पर पहुँचे, उन्होंने भी सूरत हाल का जायज़ा लिया। लेकिन सबसे पहले बात सुनाएंगे उनके वालिद की, क्योंकि जिस बाप ने अपनी 3 बेटियों को एक साथ खो दिया है, वो इस वाक़े को कैसे बयान कर रहे थे और एक्चुअल में हुआ क्या था। सबसे पहले रामबन से ये साउंड बाइट जिसमें तीनों जान गंवाने वाली बच्चियों के वालिद की जानिब से वाक़े पर मज़ीद तफसीलात दी गई। तकरीबन 2 बजे के आसपास जो हमारी वालदा कोई 90 साल से ऊपर है उनकी उम्र है, वो बाहर निकली बाथरूम जाने के लिए, तो उनके साथ हमारी अहलिया भी साथ थी। जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा पूरे छत में आग लगी। तो हमारी अहलिया ने जो है बहुत शोर मचाया कि अल्लाह ये क्या हो गया। तो मैं सोया था, उसके साथ में ऊपर वाले दूसरे कमरे में मेरे साथ एक छोटा बच्चा सोया था। सबसे छोटा जो मेरा लड़का है वो मेरे साथ सोया हुआ था। तो जब मैं बाहर निकला मेरे इनर दराज में, वैसे ही मैं उसी हाल में जो है मैं बाहर निकल आया। तो उसके साथ में जो है लड़कियाँ ये तीनों जो है छत पर सोई थी। तो मैं उसी दरवाजे के पास गया और जब मैंने वो दरवाज़ा खोला, ऊपर गया तो वहाँ तो पूरे आग लगी हुई थी। तो मैं फिर मुनासिब समझा कि ये लड़कियाँ तो अल्लाह ताला को हवाला होगी है। अब बीवी जो पीछे से आ गई वो पहल थी, मैं उन लड़की को मैंने कहा तो आग लगी, अब निकालना क्या है, वहाँ जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया है। तो फिर मैंने बीवी को वापस लाया। तो मैं तो थोड़ा अंदर गया था, तो ये मेरा आप चेहरा देख लो कि क्या हो। गम में डूबे वालिद को आपने सुना, लेकिन साथ साथ आपको ये दिखाना भी ज़रूरी है कि जहाँ पर यह वाक़ा पेश आया वहाँ एक्चुअल में सूरत हाल क्या थी। अपने गुलिस्तान नुमाइंदा आरिफ वहीद के पास चलेंगे। आरिफ मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं उस मकाम से जहाँ पर यह वाक़ा पेश आया है, और न सिर्फ मकान तो चलो दोबारा बन जा सकता है या गुंजाइश रहती है, मगर जो जानी नुकसान हुआ है उसका सिर्फ तखमीना लगाया जा सकता है या बात की जा सकती है। आरिफ तफसीलात मज़ीद देंगे। बिल्कुल आसिफ, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि रामसू के ताजहाल इलाके में जो बानीहाल से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर एक ही घर की तीनों बेटियां जो है इस होलनाक वारदात में जो है उनकी कीमती जानें जो है वह चली गई। लोगों को इंतहाई अफसोस है। दरअसल ये तीनों बेटियां जो है बिल्कुल इस जगह पे सोई हुई थी। ये जो मकान का जो छत है इसके साथ में जो है तीनों बहनें जो है आसिया और इसके साथ में जो बिस्मा और जो
तीन जो बहनें थी, 18 साल, 11 साल और 14 साल जिनकी उम्र थी, तो कहीं ना कहीं पे जो है आग ने जो है इस घर के सारे सपने जो है वो चकनाचूर कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं पे धुएं के साथ साथ अगर देखें तो लोगों के चेहरों के ऊपर भी जो है धुआं या उसके साथ में जो है बिल्कुल उस परेशानी के सिवा कुछ भी नजर नहीं है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सभी लोगों की बात करें, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। आप थोड़ा सा मुझे अपना नाम बताइए और ये बताइए कि ये जो बेटियां है, क्या इनको बाहर निकालने की कोई कोशिश की गई थी? आसपास जो है मोहल्ला वगैरह बड़ा है। जी, मैं एजाज अहमद इन बच्चियों का भाई हूँ, जी। चचेरा भाई हूँ। जी जी ये अज़द कोशिश की सर, जी बहुत ज़्यादा कोशिश की। हम बहुत मशकूर है इस बरादरी के, यहाँ पर इन गांव वालों के जिन्होंने इस बस्ती को बचाया, जी क्योंकि आग जो है कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। जी जी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लड़कियों के बाप ने भी कोशिश की, उनकी दाढ़ी जल गई, मुंह जल गया। हमारे भाई मंजूर अहमद, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन आग जो थी वो कंट्रोल से बाहर थी। जी जी उसके बाद जो हमने ये मुनासिब समझा कि बस्ती को बचाया जाए। जी जी। लेकिन जिस तरह से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से ये छत जो है, इसमें तो अभी टीन के पट्टी कुछ लगे हैं, और जो यहाँ पर जिस तरह से ये वाला जो एरिया है, ये तो पूरा राख के ढेर में तब्दील हो गया। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आग जो है उस चीज से आ गई है। सर, ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ से तार लगी थी, यहीं से आग जो है नमूदार हुई है। जी। और ये जो है छत में कमरे बने हुए थे, पलाई के कमरे बने हुए थे, और वो लड़कियाँ आम व खास यहीं पर सोया करती थी। बिल्कुल नाजरीन, दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो है यहाँ ताजमहल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये कुदरत का करना है कि जो सबसे कीमती असासा है वो यहाँ पे नहीं बचाया गया। चूँकि मकान बनते हैं, बिगड़ते हैं, प्रॉपर्टी आती है जाती है, लेकिन ये बेटियाँ जो है ये फिर से नहीं आएगी। लेकिन इसमें अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। सभी लोगों को यहाँ पर ये सोई हुई थी, और ये जो है ये जगह जो है जिस तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से ये बैक साइड से ये रास्ता है, और यहाँ पे जो है अगर कोशिश पूरी तरह से शायद की गई होती तो शायद जो है इनको बचाया जा सकता है। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन कि ये कुदरत के हाथ में सारी कुछ चीज़ें हैं। और जिस तरह से मैं आपको जो है एक कदम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना सा डिस्टेंस है, कि अगर यहाँ पे जो है इसको उखाड़ा गया होता या लोगों की अगर अच्छी तादाद शायद होती तो शायद जो है ये बच्चियाँ जो है यहाँ पे सोई हुई थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस छत के साथ में। और ये वाला पोर्शन जो है ये कहीं ना कहीं पे सारा जो है वो राख के ढेर में तब्दील हो गया है, जहाँ से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं पे ये मंजर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा निज़ाम जो है बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। और कहीं ना कहीं पे एक सबसे बड़ा तकलीफदेह मामला यहाँ पर ये है कि इस घर की जो रौनक है वो हमेशा के लिए चली गई है, और यहाँ पर लोगों को जो है अफसोस के सिवा कुछ भी जो है यहाँ पर हासिल नहीं है। चाहे रिलेटिव्स है वो तो गम में डूबे ही हुए हैं, लेकिन इसके साथ में वो लोग जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, मुल्क की सतह पे, यूटी सतह पे, जिन्होंने भी जो है ये एपिसोड देखा या सुना कि एक ही घर की तीनों बच्चियाँ जो है इस जहाँफानी से रुखसत होगी, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो गया। और यहाँ पे जो है फ़िलहाल उनका जो नमाजी जनाजा है, रामबन ज़िला के ताजनी हाल इलाके में जो कस्बा बानीहाल से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका है। यहाँ पर दरमियानी शब में आग की हौलनाक वारदात ने एक घर के 3 चिराग बुझा दिए। हालांकि यहाँ पर मकान को पूरी तरह से नुकसान है, लेकिन इस नुकसान से सबसे बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर इस ताजहाल के इलाके में अब्दुल लतीफ़ लोन की 3 जो बेटियाँ हैं वो आग की हौलनाक वारदात में झुलस गई और इस जहाँ पानी से रुखसत होगी। और अगर देखें तो यहाँ पर ताजहाल और रामबन ज़िला के साथ साथ पूरी यूटी जम्मू कश्मीर में जो है इस खबर से जो है काफ़ी ज़्यादा सनसनी है, और वो लोग जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं उन्हें इस फायर इंसिडेंट पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। और कहीं ना कहीं पे जहाँ पर ज़िला इंतजामिया ने यहाँ पर रेड क्रॉस और उसके साथ में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ज़रिए जो है यहाँ पर जो कंपनसेशन देने का भी जो है यहाँ पर ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ में अगर देखें तो यहाँ पर उससे ज़्यादा लोगों को इन कीमती जो तीनों बेटियों के इस जहाँ पानी से रुखसत होने पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। कहीं ना कहीं पे इस ताजमहल के इलाके में सुबह से ही रामबन ज़िला के मुख्तलिफ इलाका जात और दूर दराज इलाकों से ये खबर सुनने के बाद जो है लोग इस इलाके का रुख करते हैं और यहाँ पर जो हालात है उसको देखने के लिए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे जो लोग अपनी बेटियों से प्यार करते हैं तो सभी जो है लोगों को जो है इस
वाक़े पर जो है काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। लेकिन कहीं न कहीं पे यहाँ पर अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है यहाँ पर लोगों को यकीन दहानी दी है कि इस यानी जो नुकसान यहाँ पे मकान को हुआ है उसकी भरपाई तो की जाएगी। और मलबे के ढेर जो रिहायशी मकान के हमने आपको दिखाया, उसके साथ में अगर देखें तो जो सबसे बड़ी क़यामत जो है इस परिवार के ऊपर जो टूट पड़ी है, और कहीं न कहीं पे जो है ये पूरा परिवार जो है यहाँ पर आंसू में डूबा। ये रामबन रामसू के उस इलाके की तस्वीर जहां पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और 3 बच्चियों की जान चली गई। हालांकि इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से कुछ ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें इमदाद की बात ज़रूर कही जा रही है, लेकिन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आखिरी इतलात जो हम तक पहुंची कि किसी भी तरीके से कोई ज़रूर राब्ता तो हुआ है, लेकिन इमदाद फराहम करने की बात ज़्यादा तो सामने नहीं आई है, मगर ज़रूर शायद इंतज़ामिया अपने लेवल पर काम कर रही होगी। कुल मिलाकर इस पूरे खित्ते के अंदर पिछले 1.5 माह के दौरान सबसे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़यात ऐसे रुनमा हुए जहाँ पर नुकसान जानी तौर काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। बन जा रहा है जिस सूबे कोल सड़कां ते एक्सीडेंट सड़कां ते कश्मीर के साबिक वज़ीर आला मौजूदा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह और साबिक मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद खित्ता पीर पंचाल के दौरे पर हैं। इस बीच आज राजौरी में कालाकोट में एक अवामी रैली से गुलाम नबी आज़ाद ने खिताब किया। कई ऐसे मामलात थे जिन पर आज उन्होंने तफसीली रोशनी डाली। मुफस्सिल रोशनी डालते हुए उन्होंने पुरअमन माहौल को बनाए रखने की भी मकामी आबादी या आवाम से अपील की और वादा भी किया। कहा कि इक़्तिदार मिला तो रोशनी स्कीम को लागू करेंगे जिसको ख़त्म कर दिया गया। गुलाम नबी आज़ाद का खिताब पीर पंचाल का दौरा जिसकी शुरुआत आज हुई कालाकोट से, और कालाकोट में आज अवामी रैली से जहां पर हज़ारों की तादाद में आज लोग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह को सुनने आए थे। कई अवामी मसाइल जिन पर एक एक करके उन्होंने बात की और कहा कि उनके दौरे इक़्तिदार में जब वो वज़ीर आला जम्मू कश्मीर थे साबिक़ा रियासत के, तो कई ऐसे काम हुए जो किसी भी जमात ने आज तक नहीं किए, ना उनकी बराबरी हो सकी है। उनके मुताबिक उनके दौर में रोशनी एक्ट लागू हुआ था और फिर सरकार आए तो रोशनी एक्ट को दोबारा लागू करेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक वो चलेंगे और जम्मू कश्मीर में बेकारी, बेरोज़गारी या दीगर मामलात पर भी मज़ीद इक़दामात उठाने की ज़रूरत पर गुलाम नबी आज़ाद ने कालाकोट में अवामी रैली से खिताब करते हुए मरकज़ और यूटी की इंतज़ामिया पर जोर दिया। कहा कि हुकूमत की जानिब से गड्ढा ब्राह्मण, पडारी, कोहली, पहाड़ियों को दर्जा फ़हरिस्त ज़ातों में शामिल करना हो या फिर ओबीसी रिजर्वेशन पंचायतों या दीगर मकामी अदारों में देना हो, इनका खैर मकदम भी होना चाहिए, लेकिन रिवायती भाईचारा, अमन और जो अखुवत या इंसानियत नवाजी है वो कायम व दायम रहनी चाहिए। पार्टी के दीगर लीडरान भी बड़ी तादाद में आज उनके साथ मौजूद रहे। GM सरूरी के अलावा साबिक वज़रा जो रियासत के अंदर काम कर चुके हैं वो आज उनके साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बड़ी तादाद में कालाकोट, राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से और पूंछ से लोग उन्हें आज सुनने आए थे और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान आला सलमान निज़ामी भी इस तकरीब का हिस्सा थे। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो साबिक वज़ीर आला को सुनने आई थी। गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से 2 अलग अलग मौज़ूआत पर बात की गई। पहाड़ी रिजर्वेशन जिस पर कम से कम भाईचारा कायम रहना चाहिए और इन चीज़ों से उन्होंने कहा कि इज्तनाब किया जाना चाहिए या नौजवान गुरेज करें जो काबिल एतराज़ मवाद है जिस पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे करते हैं और माहौल ख़राब हो सकता है, जबकि साथ साथ दीगर ऐसी चीज़ें जिनमें बेकारी, बेरोज़गारी, महंगाई, इन सारी चीज़ों पर बात या हेल्दी डिस्कशन करने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। जिन्होंने ज़मीन बेची, जिन्होंने मजदूरी की, जिन्होंने घर बेचा और अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को तालीम दी, शिक्षा दी और शिक्षा तालीम हासिल करने के बाद आज वो 10-10 साल, 8-8 साल से बेकार है। MA, PG, PhD लग के, BA, LLB लग के 5-5 हजार, 3-3 हजार पर वो डेली वेजर का काम करते हैं। और जैसे अशोक जी ने बताया, कई बच्चों ने तब जवान थे, 20-21 साल के लग गए ये उम्मीद से कि परमानेंट हो जाए, अभी आर्जी हैं,
लेकिन 20 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, शादी हुई, बच्चे 4 हुए, 4,000 में 5,000 में बच्चों को कैसे पाले। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है पहाड़ी भाइयों से भी, गुजर भाइयों से, आप रिजर्वेशन दोनों को है, प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, नफरत के बगैर रहिए, सबको रहना यहीं, पहाड़ियों को भी, गुजर भाइयों को भी। तो एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए। आखिर दूसरी स्टेट में भी, दूसरे हिस्सों में भी, स्टेट चिनाब वैली में, कठवा में, उधमपुर में, जम्मू में, कश्मीर वादी में हमारे गुजर भाई भी हैं, पहाड़ी भाई भी हैं, कश्मीरी भाई भी हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। तो पता नहीं यहाँ पीर पंचाल में ही ये क्यों तनाव है। अब तनाव ख़त्म होना चाहिए और इकट्ठे मिलजुल के काम सबको करना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद बात कर रहे थे। आज पहली रैली थी, कल भी उनके इसी तरीके से जो सियासी सरगर्मियाँ वो जारी रहेंगी और दीगर मौज़ूआत पर भी आज मुफस्सिल रोशनी अपनी तकरीर और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने डाली है। प्रोग्राम 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।